आज के आपके करंट अफेयर्स 14 अक्टूबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है बीएसएफ ज्यूरिसडिक्शन। कंट्रोवर्सी बन गई है इसके ऊपर। हुआ क्या है, बीएसएफ की ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफिकली कुछ स्टेट्स में आपकी एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, कहां पे एक्सटेंड कर दी गई है? बॉर्डर से, जैसे कि 50 किलोमीटर दूर तक बीएसएफ किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी सर्च कर सकती है आपकी असम, वेस्ट बंगाल और पंजाब के। तो ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज इसलिए है, देखो जब आपकी बीएसएफ को पावर मिलती है ना, बीएसएफ कभी पुलिस से कोऑर्डिनेट नहीं करती। तो जो एक कॉन्स्टिट्यूशन आपकी जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है ना सेंटर और स्टेट में, ये कंट्रोवर्सी क्यों है और ये पावर क्यों दी गई है, मैं दोनों का कारण बताता हूं। देखो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना एक शेड्यूल है। कौन सा शेड्यूल जिसमें पावर बांटी है? शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के अंदर ना 3 तरह की लिस्ट है, 3 लिस्ट है। 3 लिस्ट कौन सी हैं आपकी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। अब जो हमारी बॉर्डर या हमारे डिफेंस मैनेजमेंट है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, वो ना यूनियन यानी कि सेंटर की सरकार की जिम्मेदारी है। इंडिया का पूरा डिफेंस इनकी जिम्मेदारी है। इसी कारण आर्मी इनकी है, एयरफोर्स इनकी है, नेवी इनकी है, सारी पैरामिलिट्रीज भी इन्होंने बनाई है। पर जो आपकी पुलिस होती है, आपने हमेशा देखा होगा, वो हर स्टेट की अपनी अपनी होती है। उनके यहाँ पे बैच में लिखा होता है ना किस स्टेट की है, एचपीपी, पीपी, एचपी, हरियाणा पुलिस, सीपी। ठीक है, तो वैसे लिखा होगा। तो ये जो है आपका जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है ना, वो हर स्टेट की अपनी होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इस तरीके से पावर्स बांटी है। इसी कारण इंडिया को कहते हैं कि इंडिया के अंदर एक फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां पे कुछ जिम्मेदारियां, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि पावर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना कि कुछ जिम्मेदारियां आपकी सेंटर की सरकार निभा रही है और कुछ जिम्मेदारियां आपकी स्टेट की सरकार निभा रही है। ठीक है, कॉन्करेंट का मतलब है जो दोनों मिलके, सेंटर और स्टेट दोनों मिलके निभा सकती हैं या इनमें से कोई एक निभा दे। ठीक है, तो ये दोनों के दायरा है। तो यहां पे जो डिफेंस है, इसी के चलते हुए इंडिया के अंदर 2 टाइप की फोर्सेस बनाई गई हैं। एक जिसे हम मिलिट्री रेफर करते हैं और एक हम जिसे पैरा मिलिट्री रेफर करते हैं। ये 2 अलग अलग फोर्सेस होती हैं आपकी। मिलिट्री जिसे हम दूसरे वर्ड्स में आर्मी भी कह देते हैं, मतलब बाकी नेवी एयरफोर्स अलग होगी। सिर्फ ग्राउंड फोर्सेस की बात करूं तो ये 2 टाइप की फोर्सेस है, मिलिट्री और पैरा मिलिट्री। मिलिट्री हम आर्मी को रेफर कर देते हैं। पैरा मिलिट्री में आपकी जैसे ये बीएसएफ आपने सुना होगा, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, फिर एसएसबी और सीआईएसएफ, असम राइफल्स, ये जो हैं ये सारी पैरा मिलिट्री हैं। ये फुली फ्लेज्ड मिलिट्री रोल के लिए तैयार नहीं है। अब इन दोनों को अलग अलग क्यों बनाया गया है? देखो इन दोनों के जो रोल्स हैं ना वो भी अलग अलग होते हैं। मिलिट्री का काम है हमेशा वॉर प्रिपरेशंस करना, वॉर के लिए रेडी रहना। पैरा मिलिट्री हमने रखी है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक टास्क और बॉर्डर मैनेजमेंट। जैसे अगर आपकी बीएसएफ की बात करूं, बीएसएफ मॉनिटर करती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो इंडिया की बॉर्डर है। इस बॉर्डर को मैन करने की जिम्मेदारी, यहां पे पेट्रोलिंग करने की जिम्मेदारी। ठीक है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ 2 तरीके की बॉर्डर है ना, बॉर्डर भी देखो, एक होती है आपकी आईबी जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, और दूसरी पाकिस्तान के साथ बनी हुई है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग चीजें होती हैं।
देखो किसी भी दो कंट्रीज के बीच जहां पे तुम्हें फिक्स्ड है, पता है कि ये मेरी बाउंड्री है, दोनों कंट्री उस बॉर्डर पे सहमत है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। आपके पंजाब से लेके नीचे गुजरात तक का जो एरिया है, यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है इंडिया और गुजरात को लेके, मतलब मोस्टली कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, पानी के अंदर थोड़ा बहुत हो पर लैंड के ऊपर कहीं नहीं है। ठीक है, क्रीक्स को लेके है, लैंड के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं। पर ऊपर जम्मू कश्मीर में आपकी एक तरीके से सीज फायर हुई है, लड़ाई रुकी हुई है। 1948 में जो लड़ाई शुरू की थी जम्मू कश्मीर को लेके, वो बस दोनों आर्मीज एक पॉइंट पे आके रुक गई थी, उन्होंने लड़ाई रोक ली थी। वो जहां पे लड़ाई रोक ली थी उस टाइम पे, वो बनती है लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पे सीज फायर हो गया था। सीज फायर का मतलब है कि दोनों साइड से अब कोई भी गोली नहीं चलाएगा, लड़ाई दोनों साइड से रुक गई है कुछ टाइम के लिए। वो टाइम कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ 1948 से रुकी हुई है, ठीक है, एक्टिव वॉर अपने आप। तो ये आपकी दो तरीके बॉर्डर है। तो जहां पे भी आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स होंगी, वहां पे हमेशा कोई ना कोई पैरामिलिट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे वॉर थोड़ी है। पर लाइन ऑफ कंट्रोल तो एक तरह से वॉर रुकी हुई है ना, इस बॉर्डर पे हमेशा आपकी आर्मी होगी। ठीक है, तो यहां पे भी आपकी जो बीएसएफ है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर को मॉनिटर करती है। आपकी जैसे एसएसबी है, ये नेपाल और भूटान की बॉर्डर को करती है। आईटीबीपी आपकी चाइना की बॉर्डर को करती है। इस तरीके से अलग अलग काम करती है। ये इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन फोर्स है, जो सरकार के जैसे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हैं या कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है आरबीआई की या कुछ भी, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। सीआरपीएफ, आपके कहीं पे भी कोई दंगे हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, एक चीज आपके न्यूज में बोली जाती है ना कि अब फौज को जिम्मेदारी दे दी है, फौज आ गई है, फौज अपनी पेट्रोलिंग कर रही है, अब शांति है। वो एक्चुअली कभी भी फौज का मतलब आर्मी नहीं होता, आर्मी कभी नहीं बुलाई जाती, वो सीआरपीएफ बुलाई जाती है। यूनिफॉर्म सेम दिखती है, इस कारण हमें भी कंफ्यूजन रहता है, और हमारे मीडिया वालों को तो खुद नहीं कुछ पता, तो वो तो कहां से बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बहुत बड़ी डिवीजन। तो यहां पे आपके मिलिट्री और पैरामिलिट्री में ये सबसे बड़ा फर्क है। इसके बाद इनमें फर्क में ये भी आता है, आपकी मिलिट्री और पैरामिलिट्री के कमांड किनके पास है। मिलिट्री सबसे पहले तो रिपोर्ट करती है आपके सेंटर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। ठीक है, आपकी पैरामिलिट्री रिपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री को। ठीक है, उसके बाद मिलिट्री के हमेशा जो लीडर्स होते हैं, जो चीफ होता है, वो मिलिट्री का अपना बंदा होता है। धीरे धीरे रैंक उसका राइज हुआ होगा और आप चीफ बना होगा। आपके जो पैरा मिलिट्री के लोग होते हैं, इसके जो हेड होते हैं, वो आपके आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। तो अगर आप आईपीएस बनते हो, आप कभी इनमें से किसी एक फोर्स को भी लीड कर सकते हैं। ठीक है, रीजनल कमांडर से लेके हाई पोस्ट तक सारे के सारे किसी पोस्ट पे सकते हैं। तो अब वापस आते हैं, ये सारे अब बेसिक फैक्ट मैंने आपको बता दिया, मैं करंट अफेयर पे वापस आता हूँ। देखो, बीएसएफ की जिम्मेदारी है पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर के साथ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यहां से ना स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है। पाकिस्तान के यहां से हमारे इंडिया के अंदर वेपन्स आने का भी खतरा है, और साथ में ड्रग्स, ये दोनों इस साइड से काफी आने का खतरा रहता है। बांग्लादेश की साइड से जो सबसे बड़ा थ्रेट रहता है, एक तो हमारे इंडिया के अंदर नकली नोट, यूएन काउंटरफिट नोट्स जो हैं, जो इंडिया के अंदर नकली नोट्स मार्केट में, वो उस साइड से आते हैं। ठीक है, प्लस और क्या आता है, रिफ्यूजी भी आते हैं। हमारे यहां से ना, इंडिया से वहां उस साइड को कैटल की स्मगलिंग भी बहुत ज्यादा होती है। यहां से गाय भैंस ये सब कुछ पकड़ के बॉर्डर के पार उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, लीगल ट्रेड के थ्रू नहीं, इलीगली ले जाते हैं, तो वहां पे लोग खाते भी हैं। प्लस वहां पे जो लेदर इंडस्ट्री है या कोई भी और इंडस्ट्री है, उनके लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो इस सारी चीजों के कारण ये चीजों की स्मगलिंग बहुत ज्यादा, और आने को इस साइड से
बांग्लादेश की साइड से आपके वेपन्स भी आते हैं और ड्रग्स इस साइड से भी आते हैं। यहाँ पे सारी प्रॉब्लम है इस साइड। यहाँ पे मेनली ये दो चीजों की प्रॉब्लम है। काउंटरफीटिंग करता पाकिस्तान ही है, पर वो उधर से नहीं भेजता, वो यहाँ तो नेपाल की साइड से भेजता है या बांग्लादेश की साइड से भेजता है। ठीक है, मतलब मेन चीज नहीं है वो यहाँ पे। पर ये प्रॉब्लम अब जो है इसको काउंटर करने के लिए, अब क्योंकि बॉर्डर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बीएसएफ की है, तो बीएसएफ को एक पावर दी होती है कि आप कितनी अंदर तक आप पेट्रोलिंग कर सकते हो। पहले पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम पहले भी बॉर्डर से कुछ दूर तक इनकी पावर थी कि किसी भी प्रॉपर्टी को ये सर्च भी कर सकते हैं, किसी को अरेस्ट करना है वो भी कर सकते हैं, पर वो सिर्फ पहले 15 किलोमीटर थी। अब ये बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दी गई है अमेंडमेंट से। इससे ये सारी स्टेट्स एक तो नाराज हैं इस बात से, क्योंकि आपकी सेंटर ने इन स्टेट से डिस्कस नहीं किया बढ़ाने से पहले, बस बढ़ा दी। दूसरा, पंजाब में ये कंट्रोवर्सी की बात इसलिए बन रही है, पंजाब कंपैरेटिवली ये बाकी सारी स्टेट्स देखोगे इनके कंपैरिजन में, और एक असम भी एक्चुअली छोटी स्टेट पड़ जाती है पंजाब और असम जैसे। असम चलो लेंथ में तो बड़ी है, ये पंजाब बहुत ही छोटी स्टेट है साइज में। 50 किलोमीटर का मतलब है आधा पंजाब। ठीक है, क्योंकि बॉर्डर से तो सीधी लाइन खींचनी है ना, सड़कें थोड़ी नापनी है, तो वो 50% पंजाब कवर कर देते। तो इस कारण गवर्नमेंट के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इसे मिसयूज करने की भी आ जाती है, क्योंकि बीएसएफ किसी को आंसरेबल थोड़ी है, सेंटर की सरकार को है। जो सेंटर कहेगी, कुछ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी तो करवा सकती है। ठीक है, चाहे हम नहीं कहते कि होगा, पर पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। दूसरा इसलिए नाराज है क्योंकि ये जब आपकी सिर्फ यूनिलैटरली आपकी सेंटर की सरकार ने ये बढ़ाने का फैसला कर लिया, एक तरह से ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ है ना, जहां पे हम सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम करती हैं, तो उसके खिलाफ है। और अगर इन्हें 50 किलोमीटर की जुरिस्डिक्शन मिलती है तो आपकी पुलिस से ये बिना पूछे काम करेंगे इन इलाकों में। पुलिस भी वहां पे यही काम कर रही है, ये भी वहां पे वही काम करने लग जाएंगे, तो ओवरलैप हो रहा है पावर का। इस चीज के कारण आपकी स्टेट्स को इश्यू है। ठीक है, इसके अलावा जैसे पहले गुजरात में 80 किलोमीटर था, अब उसे रिड्यूस करके गुजरात में 50 किलोमीटर कर दिया गया। ठीक है, पहले गुजरात में 80 किलोमीटर तक था, अब उसे 50 कर दिया। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका बीएसएफ एक्ट जिसके अंडर ये पूरी फोर्स बनी थी, ये वाली जो नोटिफिकेशन है, ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, इनके अंदर भी यानी कि 50-50 किलोमीटर का रेडियस एक्सटेंड होता है। ये सारी जगहों पे आपके एक्सटेंड किया गया है। गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक, देखो इसमें गवर्नमेंट ने एक चीज बोली है कि सी ये चीज हम नहीं डिसाइड करते, आपकी जो फोर्सेस है ना, फोर्सेस ने डिमांड की है कि हमें इतनी पावर चाहिए अगर तुम चाहते हो कि हम प्रॉपरली इस इश्यू को फाइट कर सके, तो हमने उन्हीं की सुन के ये चीज की है। पर इश्यू सिर्फ इस पे जो पार्टीज को एक तरह से आता है वो है फेडरलिज्म का, कि पार्टीज यही कहती हैं कि हमसे बिना पूछे डिस्कस किए, पार्टीज कौन सा मना कर पाती, मतलब जो स्टेट है, पर वो कहते हैं कि हमें इन्वॉल्व करो अपने साथ, हम भी आपके पार्टनर्स हैं एक तरह से। ठीक है, इस चीज में क्लियर है। तो इसके अंदर बीएसएफ एक्ट में ऐसी सारी पावर्स हैं, किसी भी को अरेस्ट करना, इवन किसी को प्रिवेंटिव अरेस्ट करने की भी पावर है। ये ना पीसफुल जगहों पे, जैसे पंजाब में तो 50% एरिया में ये पावर आ गई। प्रिवेंटिव अरेस्ट करना क्या होता है? बिना वारंट के, बिना क्राइम के। प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या होता है कि ये पुलिस के पास भी होती है ये पावर। पुलिस को लगता है कि अगर तुम्हें बाहर रखा गया तो शायद तुम कोई क्राइम कमिट कर दो, तो तुम्हें बिना किसी रीजन के, सिर्फ क्योंकि उन्हें लगता है, वो तुम्हें उठा के जेल में डाल सकते, उसे कहते हैं प्रिवेंटिव अरेस्ट करना। ठीक है, जस्ट इन केस तुम कोई क्राइम कमिट कर दो, उसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन होनी। ठीक है, एक होता है किसी ने क्राइम, शक के आधार पे, शक मतलब किसी न किसी कोई उनकी वो है, फीलिंग है एक तरह से, बस तुम अगर बाहर रहे लोगों को भड़का दोगे या कुछ भी, तो होता क्या है, लेट्स सपोज कहीं पे बहुत बड़ा कोई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होना हो या कुछ भी होना हो, उनके जो लीडर्स होते हैं ना, उन्हें पहली
अरेस्ट कर लेते हैं, लीडर्स नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे जब आर्टिकल 370 खत्म किया था, जम्मू कश्मीर के अंदर सारे पॉलिटिकल लीडर्स को उठा के हाउस अरेस्ट पे डाल दिया था ना, वो इसीलिए डाला था कि वो हालात खराब और ना कर दे। ठीक है, तो इससे क्लियर है। सेकंड आपका एक जनरल अवेयरनेस की चीज है, और आपके कभी मेंस में ये पॉइंट्स काम आ जाएंगे, उसके लिए देखो राजस्थान में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राजस्थान के अंदर ना आपकी बहुत ही यंग एज में चाइल्ड मैरिजेस का ना वहां पे बहुत बड़ा इशू है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस आज भी राजस्थान में होती है। ठीक है, ये बहुत हाई नंबर है। और अगर चाइल्ड मैरिज होगी, इसके कारण आपकी टीन प्रेगनेंसी के भी इशू बनते हैं। ठीक है, ओवरऑल फिर इंडिया की पॉपुलेशन के ऊपर भी असर पड़ता है। एक तो मल्टीपल प्रेगनेंसी ज्यादा बढ़ जाएंगी, उसके बाद मदर की हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा अगर टीनेज में प्रेगनेंसी जब होगी। और जब बार बार आपकी वुमेन की हेल्थ चैलेंज हो रही है, और जो चाइल्ड होगा वो भी कोई ज्यादा न्यूट्रिशियस या हेल्दी चाइल्ड नहीं होते, तो ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन की हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, और हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो हो ही रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और राजस्थान गवर्नमेंट भी बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं हम किस तरीके से आपकी चाइल्ड मैरिजेस बढ़ा दें। ये लास्ट ईयर भी एक करंट अफेयर था, उसी के साथ बताता हूँ। हुआ क्या है, कोविड के टाइम में चाइल्ड मैरिजेस और बढ़ गई है। क्योंकि पहले क्या होता था, कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है, बड़ा फंक्शन हो रहा है, गैदर हो रहा है, तब भी खबर आ जाती थी। ठीक है, जाके रोक लेते थे। कोविड के टाइम शादियां छोटे छोटे फंक्शन में होने लगी, 3-3 5-5 लोग इकट्ठे होकर भी शादियां करवाने लगे, तो ये डिटेक्ट करनी बहुत मुश्किल होगी। तो ओवरऑल नंबर आपका चाइल्ड मैरिजेस का और ऊपर चला गया था। तो आपके एडोलेसेंट प्रेगनेंसी का इश्यू भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अब आपके राजस्थान के ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम के ऊपर। ठीक है, बाकी इसके साथ जुड़े हुए ही फैक्ट हैं। जैसे पूरी राजस्थान अगर स्टेट की बात की जाए, 23% पूरी स्टेट की पॉपुलेशन आपकी एडोलेसेंट एज में आती है। एडोलेसेंट कौन होते हैं? थर्टीन टू 19 इन एडोलेसेंट टीन एज जो ईयर्स हैं, ठीक है, उन्हें एडोलेसेंट रेफर किया जाता है। तो ये जो आपके ईयर्स हैं, एडोलेसेंट पॉपुलेशन बहुत ही यंग है। तो यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट अलग अलग आपके बहुत सारे फाइंडिंग्स मिली हैं। जैसे अगर हर सरकार, आपने राजस्थान की सरकार ने एक फाइंडिंग बिठाई, उसमें आपकी बेनिफिट कॉस्ट रेशियो देखी गई है। हर 100 रुपए अगर आपकी सरकार एडोलेसेंट की बेसिक नीड्स पूरी करने में लगाती है ना, उन्हें उतना ही रिटर्न मिलता है सरकार को, क्योंकि उन्हें उतना ही हॉस्पिटल कम जाने की जरूरत पड़ेगी, सरकार के 300 रुपए बच जाते हैं। अगर हम एडोलेसेंट एज पे उनकी कोई भी हेल्थ केयर के इश्यूज हैं वो वहां पे डील कर ले, बाद में उस 100 रुपए का जो रिटर्न है वो 300 रुपए के तौर पे सरकार को आता है। कैसे? क्योंकि उन्हें सरकारी फैसिलिटीज की बाद में जरूरत नहीं पड़ती। वो भी तो एक तरह से सेविंग है। अगर मेरे पास पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, मेरा खर्चा भी तो ज्यादा होगा। अगर मेरी स्टेट में मैं पेशेंट ही कम कर दूं, खर्चा भी कम होगा। तो उसी के अंदर हम टीन प्रेगनेंसीज भी अगर कम कर दें तो हमारी हेल्थ केयर में और सुधार होगा। ठीक है, तो इंडिया में कुछ स्टेट्स स्पेसिफिकली जहां पे गवर्नमेंट का फोकस है, उनमें से एक स्टेट राजस्थान भी है। ठीक है, ये नॉर्थ की ही स्टेट्स में प्रॉब्लम है, साउथ की स्टेट्स तब भी बेटर हो गई हैं। नॉर्थ की हमारी जो स्टेट्स हैं आपकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, ये जो स्टेट्स हैं, इनमें ज्यादातर आपके पॉपुलेशन, हेल्थ, एजुकेशन, यही स्टेट्स में सारे इश्यूज है। अब असम भी इस लिस्ट में धीरे धीरे आती जा रही है, क्योंकि असम में आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आबादी तेजी से बढ़ेगी, हेल्थ केयर पे स्ट्रेस आएगा, एजुकेशन पे स्ट्रेस आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्रेस आएगा, वहां पे पैसा इतना है नहीं अभी। तो अपने आप ये प्रॉब्लम अब धीरे धीरे वहां पे भी क्रिएट हो रही है। तो ये जो है, इसके कारण अगर हम ये 5 असम को मिला के अगर ये 5 स्टेट्स के अंदर बेस्ट फैसिलिटीज क्रिएट कर देना, तो हमारे इंडिया की 90% प्रॉब्लम्स खत्म। हमें सिर्फ ये 5 स्टेट्स के ऊपर फोकस करना है। पर ये 5 स्टेट्स बहुत बड़ी स्टेट्स हैं, और इनके अंदर आबादी
जैसे पूरे यूपी की पॉपुलेशन पूरे यूरोप से ज्यादा है, ठीक है। तो हर एक तक फैसिलिटी पहुंचाना बहुत मुश्किल है, और इतना पैसा इंडिया के पास कहाँ है। तो धीरे धीरे लगे हुए हैं, तो वही सारे ये डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। अगला करंट अफेयर है जीआई टैग और हमारे नेपाल के ट्रेड के साथ। पहले नेपाल के ट्रेड के साथ क्या इशू आ रहा है, देखो नेपाल के साथ ना हमारा ओपन ट्रेड है। हमने ना 2009 में उनके साथ एक, ये मैंने तभी डिटेल्स में लिखे थे, ये कभी डायरेक्टली प्रीलिम्स की स्टेटमेंट बन सकती है। नेपाल के साथ जो हमारा 2009 में ना हमने उनके साथ एक ट्रेड ट्रीटी साइन की थी, जिसके अंडर कोई भी सामान इंडिया में बिना किसी चेकिंग के और नेपाल में बिना किसी रुकावट के आ जा सकता है। पर इसके कारण यहीं से फिर नकली नोट भी कई बार आते हैं, स्मगलिंग और चीजों की भी होने लग जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नेपाल से जैसे लोगों को पकड़ पकड़ के इंडिया में कई जगहों पे बेचा भी जाता है। जैसे आपकी ना हरियाणा में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हरियाणा में जिन गांव में लड़कियां ही नहीं बची है ना, वहां फिर उन्हें क्या कहते हैं, मतलब जिन इलाकों में लड़कियां नहीं बची थी, वहां पे आपके फिर अब शादी के लिए लड़कियां भी नहीं है। लड़कियां पैदा नहीं करोगे तो अल्टीमेटली शादी के लिए भी कहां लड़कियां आएंगी। तो हरियाणा में एक बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड है, वो है कि वो लड़कियां शादी के लिए खरीदते हैं। वो खरीदी जाती हैं आपकी या नॉर्थ ईस्ट से स्मगल करके लाई जाती हैं या नेपाल से। तो उन्हें ना हरियाणवी आती है ना वो कोई लैंग्वेज नहीं आती, और उनके वहां पे एजेंट्स ने उन्हें पकड़ा, उनकी फैमिली को लालच दिया कि ये लो 10, वो इतने गरीब परिवार से पकड़ते कि ये लो 10,000 रुपए रखो, इसे वहां पे किसी अच्छी नौकरी लगवा देंगे। नौकरी तो क्या लगवानी, गायब। यहां लाके किसी को 1 लाख 1.5 लाख में बेच दी, शादी कर दी यहीं पे, अब वो गांव में है, ठीक है, कुछ लेना देना नहीं है उनका, कोई शादी मर्जी से नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है। तो ऐसे सारे स्मगलिंग की भी इस कारण इश्यूज आते हैं। पर एक और इशू भी हमें आ रहा है इंडिया के अंदर, जो दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग है कहां पे, कौन सी स्टेट में इंडिया के, वेस्ट बंगाल में। वैसे वेस्ट बंगाल के जो दार्जिलिंग के एरिया में टी उगाई जाती है ना, सिर्फ उसे ही तुम दार्जिलिंग टी कह सकते हो, ऐसे नहीं कहीं पे भी उगा लोगे बोलोगे दार्जिलिंग टी है, ठीक है। पर आपके नेपाल से ना बहुत सारी नकली चाय आ रही है पैकेट्स में बंद होके, जिसके ऊपर दार्जिलिंग टी ही लिखा हुआ है। तो उसके कारण हमारे ब्रांड का नुकसान होता है, क्योंकि दार्जिलिंग टी पूरी दुनिया में हमारे उससे फेमस है, तो उसका अपने आप नुकसान होता है। तो अभी इंडिया की गवर्नमेंट को आपके टी एसोसिएशन ने कंप्लेंट किया कि आप इसे चेक करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इसी से एक और चीज बता दूं, ये जो दार्जिलिंग टी है, कोई और क्यों नहीं ये वर्ड यूज कर सकता। पहली बात तो एरिया का नाम आ गया चलो, पर वैसे भी ऐसा भी नहीं है कि तुम चलो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में तुमने असम में उगाई तो चलो लिख ही लेते हैं कि सेम सा तो इलाका है। नहीं, जो सिर्फ दार्जिलिंग में उगेगी उसी के लिए। ये चीज होती है जीआई टैग, इन्हें कहते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन। देखो कोई भी यूनिक नेम साइन या कोई सर्टेन प्रोडक्ट जो किसी एक एरिया की स्पेशलिटी है और बहुत सालों से, मतलब बहुत ही पुराने टाइम से वो वहां पे बनाई जा रही है या उगाई जा रही है, जैसे भी, या वहां पे कोई प्रैक्टिस है वो की जाती है, उसे इसके अंडर कंसिडर किया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी चीजें जीआई टैग मिल जाता है ऐसे इन चीजों को। जैसे एक बेसिक एग्जांपल, फुलकारी। फुलकारी पता है ना क्या होती है। फुलकारी का जीआई टैग आपके पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को मिला हुआ, ठीक है। इन तीनों के पास फुलकारी का जीआई टैग है। यानी कि फुलकारी है तो अल्टीमेटली एक शॉल ही ना, तो फुलकारी उसे वर्ड सिर्फ तभी यूज कर सकते हो जब वो इन 3 स्टेट्स में तैयार हुई है। अगर इन 3 स्टेट्स के सिवा कहीं तैयार हुई है उसे तुम फुलकारी नहीं कह सकते, ठीक है। वो इससे आता है। ये जो जीआई टैग है ये सिर्फ इंडिया में नहीं सारी दुनिया में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। आपकी ना एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर ना एक एग्रीमेंट है जिसे कहते हैं ट्रिप्स, लिखा है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। आपके कोई भी आईपी के इश्यूज है, ईपी है, ट्रिप्स। ये जो आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट है इसके अंदर किसी का कोई भी पेटेंट है, कोई भी आपका ट्रेडमार्क है, जैसे आप दूर से देखते हो
ऐसे एम लिखा हो, किसका है? मैकडॉनल्ड्स। अगर मैंने एक दुकान खोल ली होती मनमोहन, मैं क्यों नहीं ये एम यूज कर सकता? क्योंकि अगलों का ट्रेडमार्क है, ठीक है। ट्रेडमार्क होते हैं सिंबल्स, ऊपर लिखा होता है ना टीएम, ये ट्रेडमार्क होते हैं, ये पेटेंट नहीं है। पेटेंट होगा उनका कोई फॉर्मूला है, कोई रेसिपी है, वैसी चीजें वो पेटेंट करा। जो चीज पेटेंट होती है वो उनको फिर जैसे उन्होंने बनाई है उसको भी बताना पड़ता है कि कैसे। हाँ, बताना पड़ता है कैसे बना। मान लो सर अगर मैकडॉनल्ड्स केएफसी नहीं करवाते नहीं, जैसे कोका कोला, सी अब मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कंपनियों की चीज बताता हूँ। ये जो आपके KFC है वो अपना कहते हैं ना कि हमारे सीक्रेट स्पाइसेस है, ठीक है। आपके कोका कोला वो कहते हैं हमारा सीक्रेट फॉर्मूला है जिससे हम ये बनाते हैं। इन्होंने पेटेंट नहीं करवाई, यानी कि तुम कॉपी मारने को एग्जैक्टली कॉपी मार लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है। पर उन्होंने पेटेंट इसीलिए नहीं करवाई क्योंकि अगर तुम पेटेंट करवाते हो ना, पेटेंट के डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली रिलीज होते हैं, ये कहने के लिए कि तुम ये सेम चीज नहीं बना सकते, तो तुम्हें अपना एग्जैक्ट फॉर्मूला बताना पड़ता है। पर अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला रिलीज कर दिया, लोग करते क्या है, जैसे मेडिसिन में इंडिया क्या करता है, कोई भी कैंसर की नई दवाई दुनिया में बनी, हम उस कैंसर की दवाई अगर उन्होंने पेटेंट कराई, हम वो पेटेंट उठाते हैं, उसमें 2-4 फालतू सॉल्ट जोड़ते हैं जिनका बॉडी में कोई काम नहीं है, नया फॉर्मूला पेटेंट से बाहर बनाओ। तो इस तरीके से पेटेंट से चीजें बाहर आ जाती है। तो अगर कोका कोला का फॉर्मूला आ जाए, ठीक है, मैं उसमें 2 कुछ चीजें और एक्स्ट्रा डाल दूंगा, मेरा फॉर्मूला, चाहे उसका कोई टेस्ट पे कोई असर नहीं पड़ रहा, पर मेरी ड्रिंक एग्जैक्टली सेम तैयार हो जाएगी। ये पेटेंट नहीं करवाते इन्होंने अपने, इसीलिए अलग खुद के ही वॉल्ट बना के रखे हैं जिनके अंदर फॉर्मूला प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है। तो वो अलग चीज है, पर इंटरनेशनली ये अलग चीज है अगर पेटेंट करवाते हो। क्लियर है? इंडिया के दार्जिलिंग टी से मतलब जीआई टैग हम क्यों कर रहे हैं, इंडिया के अंदर पहला जीआई टैग 2004-5 में मिला था और वो दार्जिलिंग टी को ही मिला था। उसके बाद से बहुत सारे जीआई टैग्स मिल चुके हैं, सारे नहीं याद करने होते, लिस्ट बहुत ही बड़ी है, 200 प्लस है ये, ठीक है, 200-250 प्लस है ये। पर जो सिलेक्टिव होंगे वो मैं क्लास में आपको करवाऊंगा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो टोटल करके आपके 8 से 10 ही होंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट? अगली चीज है आपका गोल्डन क्रिसेंट। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले आपके मुंद्रा पोर्ट का है गुजरात में, कौन सी कंपनी उसे चला रही है? अडानी ग्रुप चला रहा है उसे। वहां पे एक बहुत बड़ी आपकी कोकेन और इन सारी चीजों की, हाँ अभी अच्छा आज भी हुआ, हाँ तब 3000 kg था, 200 है, मतलब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ठीक है। हम कंट्रोवर्सी कंपनी के बनाते हैं, कंपनी देखो तुम्हारी भी हो सकती थी। प्रॉब्लम की जड़ क्या है? प्रॉब्लम की जड़ है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, उसमें मेनली अफगानिस्तान। हुआ क्या है, और ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, गवर्नमेंट को पहले ही पता है। आपकी गोल्डन क्रिसेंट होता है, ये जो मून की ये शेप होती है ना, इसे क्रिसेंट कहते हैं। आपकी जो ये 3 कंट्रीज हैं, ऊपर आता है अफगानिस्तान, उसके नीचे पाकिस्तान, और आपके इस साइड पे ईरान। तो एक तरह से तीनों की क्रिसेंट बन गया ना। ये तीनों देशों में क्या है, ऐसे बहुत सारे, और खासकर जो ये वाली बेल्ट है ना, मतलब चलो अफगानिस्तान तो सारे ही लगा लो, ये जो बेल्ट है ना, ये इनकी सरकारों के ना डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे कुछ एरियाज हैं, अगर वहां पे फौज घुस जाए सारी फौज को मार देते हैं, तो फौज का कंट्रोल नहीं है उन एरियाज पे। ऐसे जो एरियाज हैं वहां पे खुलेआम आपकी अफीम की खेती भी होती है,
फिर कोकेन भी वहीं पे बनती है, हीरोइन भी वहां पे बनती है, चरस भी वहां पे बनती है, सारे ड्रग्स का साइकिल है यहाँ पे। और खासकर जब से अफगानिस्तान के ऊपर अब तालिबान का कब्जा हुआ है ना, तालिबान की तो मेन सोर्स ऑफ इनकम, कैसे ये 2002 से लेके 2020 तक लड़ाई के टाइम पे सरवाइव कैसे कर गए, इनका अफगानिस्तान पे किसी भी एरिया पे या लोगों पे इन्फ्लुएंस होता ना, ये उन लोगों कहते थे कि अफीम उगाओ, अफीम उगाओ और हमें बेच दो, और ये इंटरनेशनल मार्केट में ड्रग्स बेच बेच के पैसे इकट्ठे करते थे और अपने वेपन्स खरीद के चलते रहते थे। अमेरिका तभी तो, जब तक अमेरिका यूके ये सारी नेटो फोर्सेस वहां पे थी, इन सब ने जगह जगह पे बहुत खेत जलाए हैं अफीम के, पर अल्टीमेटली ये ड्रग की प्रॉब्लम खत्म नहीं है। जब तक ड्रग नहीं खत्म होगा अफगानिस्तान से, तालिबान कभी नहीं खत्म होने वाला था, ये बहुत पहले समझ आ गई थी। पर ये अमेरिका का फोकस कभी इराक पे शिफ्ट हो गया, कभी कहीं पे, तो अब की तालिबान को ये सपोर्ट मिलती रही, तो वो इसलिए जिंदा रहे हैं, नहीं तो मर जाते हो। इसी कारण वो सरवाइव कर गए, क्योंकि पैसे का सोर्स चाहिए, टेररिज्म को पैसा चाहिए, सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम वही है। अब तालिबान का कब्जा पूरे देश के ऊपर ही हो गया, अब अगलों को एक्चुअली पूरी सरकार चलानी है। वैसे सरकारों के और बहुत सारे कमाने के जरिए होते हैं, पर तालिबान की सरकार का मेन कमाने का जरिया भी अफीम ही रहेगा, ठीक है। अब इसके कारण, अब पहले तो क्या थी, अफगान गवर्नमेंट थोड़ा सा अपोज तो करती थी, चाहे करप्ट थी वो सरकार, दिखाने के लिए कुछ तो जलाती थी, ये तो शरेआम कहते हैं कि उगाओ, तो अब ड्रग्स बढ़ेंगे। इसकी प्रॉब्लम सीधा आती है क्रॉस बॉर्डर, जो सबसे इस इलाके में इंडिया जो है, हमारे इंडिया के ऊपर अपने आप प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए पंजाब के अंदर जो जुरिस्डिक्शन और ये सारी चीजें जुड़ी है ना, वो भी इसलिए इसके साथ जुड़ी है, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपके ड्रग प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस हैं हर जगह से, ये चीजें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपके अफगानिस्तान एक और मेन सेंटर के तौर पे। तो ये आपको कभी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, किन 3 कंट्रीज को गोल्डन क्रिसेंट में कहते हैं, गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है, कि इसके क्वेश्चन। अफगानिस्तान का दुनिया में इतना मेजर रोल है कि आज अफगानिस्तान दुनिया का 90% ओपीएम बनाता है, अफीम की 90% खेती दुनिया की अफगानिस्तान में। तो ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर तो इफेक्ट आना ही आना है इसका, ठीक है। ये रहे 3 देश, क्लियर है। तो ये इस तरीके से नाम है। नेक्स्ट है इंडिया ट्रेड विद चाइना। अब देखो, हमारी सरकार पिछले, जब से हमारे बीच में स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है, तब से हमारे सरकार ने बहुत सारे एप्स के ऊपर भी बैन लगाया, चाइना के इंपोर्ट्स भी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक रियलिटी है, रियलिटी ये है कि बहुत ज्यादा सामान दुनिया का ऐसा सिर्फ चाइना में ही बन रहा है, तो हमें अगर वो सामान चाहिए, हम खरीदना ही पड़ेगा और उनसे वो ट्रेड करना ही पड़ेगा। इसी के कारण जो इंडिया, और इंडिया से भी बहुत सारा सामान वहां पे जाता है, इस साल हमारा जो टोटल ट्रेड है वो 100 बिलियन क्रॉस करने वाला है पहली बारी 2021 में। पहले भी क्रॉस कर चुका है, पर 100 बिलियन इस साल क्रॉस कर जाएगा। मतलब पहले भी हमारा 150 बिलियन के करीब ट्रेड था, बीच में कम हो गया था, फिर से बढ़ रहा है, क्योंकि नेचुरली ये चीजें बढ़ती रहती है। इसमें इंडिया का इंपोर्ट एक्चुअली ज्यादा बढ़ा है, 51% से राइज हुआ है। अब हम, मतलब ये 100 बिलियन के अंदर 68.4 बिलियन डॉलर का सामान तो हमने मंगाया है। तो जिस चीज के ऊपर हम डिपेंडेंट है, चाइना जितना मर्जी हम चाइना के ऊपर रोक लगा लें, जब तक उसका ऑल्टरनेटिव हम इंडिया में उस क्वालिटी का नहीं बनाना शुरू करते या उस प्राइस का नहीं बनाना शुरू करते, तो चाइना से हमें मंगाना ही पड़ेगा। इसी के चलते हुए आपका ये इंडिया के एक्सपोर्ट भी बढ़े हैं, पर वो सिर्फ 21 है। तो ये फर्क देखो इंडिया और उसमें। तो हम दोनों देशों के बीच में हमेशा इंडिया को डेफिसिट यानी कि घाटा फेस करना पड़ता है। साल के एंड में जब पैसे की सेटलमेंट होगी, हमें चाइना को पैसे देने हैं ना, चाइना से हमने ज्यादा सामान मंगाया है, तो इस कारण। तो ये सारी चीजें, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हैं, इसके अंदर हमने बहुत सारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो बड़े साइज की है वो भी मंगाई है। मेडिकल सप्लाईज पिछले 2 साल में तो बहुत ही बड़ी हैं, ठीक है।
ये हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं इसमें, पर इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं इसमें। कुछ चीजें हम उन्हें भेज रहे हैं, कुछ चीजें वो हमें भेज रहे हैं, ठीक है। जैसे सस्ती दवाइयां हैं वो हम भेज रहे हैं, जो मास्क जैसी चीजें थी, और खासकर जब अभी सेकंड वेव के टाइम हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ी, तो चाइना ने उससे बहुत सारी चीजें हमें मिल तो गई थी, पर वही है, फिर ऐसे जब तुम्हें सडनली बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती है ना, इसी क्यों बोला जाता है कि आपके पहले गवर्नमेंट को तैयारी करनी चाहिए थी। होता क्या है, जब सडनली खरीदनी पड़ती है ना, तब एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, बीबीएस, बेग बोरो स्टील। या तो मांगो किसी से, या बोरो करो किसी से, या चोरी करो किसी से। चोरी का मतलब ऐसे नहीं छीन के ले जाओ, यानी कि किसी और को कंसाइनमेंट जानी थी, तुमने बोला मैं ज्यादा पैसे दूंगा मुझे दे दो, तो किसी और का सामान तुम ले गए ना, वो स्टील है। पर ये किसी भी चीज के लिए फिर कंट्रीज क्या होती हैं, इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे चीजें बेचती हैं, बहुत महंगे रेट्स पे चीजें बेचती हैं। तो अपने आप तुम्हारे जब इतने महंगे सामान पे खरीदना पड़ेगा, तो ट्रेड डेफिसिट और बड़ा हो जाएगा, तो इससे साफ हो जाता है। क्लियर है? ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। किसी भी करंट अफेयर में किसी को कोई भी डाउट हो? हाँ जी। सर राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है, उसमें उन्होंने बोला कि चाइल्ड मैरिजेस को रजिस्टर करवा दें, तो उस चीज को लीगल समझते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि जो रजिस्टर कराया है उसको प्रेस करें? चाइल्ड मैरिजेस को रजिस्टर कराना है? सारी मैरिजेस को रजिस्टर? चाइल्ड मैरिज, ये मैं आपको देख के बता दूंगा। ये मैं आपको देख के बता दूंगा। ठीक है, अभी तो बिल है, ये पास नहीं किया, गवर्नर के साइन नहीं हुए। हाँ, मैं आपको ये पूरा बिल पढ़ के बता दूंगा इसका क्या है। मैं इसे चेक कर लूंगा, ठीक है। बिल बाई चांस मैंने देखा नहीं, मैं चेक करके बता दूँ। सर अभी 13 अक्टूबर की न्यूज है, ये मैं आपको पढ़ के बता दूं। सर